प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का क्लास लेकर के। पिछले क्लास में हमने पाठ 5 के जो पाठ से प्रश्न थे वो हमने उसके 5 प्रश्न करे थे। आज हम पाठ से आगे के प्रश्न करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। तो इसका उत्तर है, बिना टिकट यदि पत्र भेज दिया जाए तो निम्नलिखित कठिनाइयाँ आ सकती है। संभवतः पत्र गंतव्य तक पहुँचे ही ना। हाँ, हम जो चिट्ठी भेजते हैं ना तो उसके ऊपर टिकट लगती है, बैरंग जो होती है, तो अगर उसके ऊपर टिकट नहीं लगाएंगे तो पहुँचेगी नहीं वहाँ पे। और ख है, प्राप्तकर्ता को निश्चित टिकट के मूल्य का दूना दाम चुकाना पड़ सकता है और फिर उसकी ना पेनल्टी लगती है। मान लो 4 रुपये की उस पर टिकट लगनी थी ना, अगर आपने उसको नहीं लगा के भेजी ना तो वो जो जिसको चिट्ठी मिलेगी ना उसको फिर उसका डबल पैसे देने पड़ते हैं, उसको 8 रुपये देने पड़ेंगे तो मिलेगी वो चिट्ठी। तीसरा गए, प्राप्तकर्ता के पास उस समय पैसे न होने पर अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ना। और घ है, पत्र के लिए उचित राशि न दिए जाने पर पत्र वापस आ सकता है और हमारा संदेश बिना पहुँचे रह जाएगा, तो ये परेशानी हो सकती है। दूसरा प्रश्न है इसका, पिन कोड 20 संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? सुनने में संक्षिप्त सा लगने वाला पिन कोड शब्द का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है। तो ये ना सभी शहरों का अलग अलग होता है। जैसे जो भी हम जिस भी शहर में रहते हैं ना उनका पिन कोड होता है 6 अक्षरों का, डाक का कोड होता है, तो वो सभी शहरों का अलग अलग होता है। तो आप भी पता करो, आप जहाँ रहते हो ना जिस शहर में, तो आप अपना पता करो कि आपके यहाँ का पिन कोड क्या है। इसके हर अंक अपने में कुछ ना कुछ छिपाए हुए है। इसका पहला अंक राज्य का होता है, अगले 2 अंक उप क्षेत्र को तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर को सूचित करते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि पिन कोड संख्याओं के रूप में लिखा एक पता ही होता है, तो उसमें कोड नंबर होते हैं, तो उसमें पता लग जाता है कि ये डाक कहाँ पे जानी है। तो इसका तीसरा प्रश्न है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे? तो इसका उत्तर है, महात्मा गांधी भारत में नहीं विश्व के चर्चित व्यक्ति थे। हालांकि भारत में वे सर्वाधिक लोकप्रिय थे। वे देश में कहाँ होते थे लोगों को पता होता था। वास्तव में वे कहीं भी रहें पत्र उन तक पहुँचा दिया जाता था और उन्हें मिल जाता था। वे किसी एक परिवार या स्थान के न होकर पूरे भारत के प्रतिनिधि थे, इसलिए महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर उन्हें पत्र भेजा जाता था। क्योंकि महात्मा गांधी बहुत प्रसिद्ध थे ना, तो इसलिए उनको पत्र मिल जाता था। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना के आधार पर। तो इसका ये पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखना है। तो इसका उत्तर ऐसे है, मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, वह अपनों के बारे में जानने को इच्छुक रहता है। उसकी इच्छा के फलस्वरूप शायद पत्र अस्तित्व में आए होंगे। पत्रों के आदान प्रदान का यह सिलसिला कबूतरों से शुरू होकर आज मोबाइल, फैक्स तथा ईमेल तक पहुंच गया है। यद्यपि संचार के इन आधुनिक साधनों ने पत्रों की आवाजाही को प्रभावित भी किया है, परंतु इन सब के बाद भी पत्र अपना अस्तित्व बनाए हुए है और वह लोकप्रिय भी हैं। ग्रामीण जीवन में पत्रों की गहरी पैठ है। वहाँ की अनेक क्रियाएं डाक विभाग की मदद से ही चलती हैं। वहाँ डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार पक्षी और बादल भी डाकिये हैं, पर ये भगवान के डाकिये हैं। ये भगवान के संदेश हम तक पहुँचाते हैं। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को हम भले ही न पढ़ पाएँ, पर उनमें प्रेम, सद्भाव और विश्व बंधुत्व का संदेश छिपा होता है। प्राकृतिक डाकिये किसी स्थान विशेष की सीमा में बंधकर काम नहीं करते हैं। ये डाकिये लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं और इन सबको समान रूप से लाभान्वित करते हैं। हाँ, ये जो प्रकृति के डाकिये हैं ना, है ना, तो ये तो सबको एक जैसा लाभ पहुंचाते हैं, इनके लिए कोई सीमा भी नहीं होती, है ना। तो ये प्रकृति के डाकिये हैं, कौन कौन? पक्षी और बादल, क्योंकि बादल सबके लिए बरसते हैं और पक्षी भी कहीं भी आ जा सकते हैं ना, इनके लिए कोई सीमा नहीं होती। तो इसका दूसरा प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, मेघदूत विश्व प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार कालिदास की रचना है। यह काव्य संस्कृत भाषा में रचित है। इसका कथ्य इस प्रकार है, कुबेर अलकापुरी नरेश थे, जिनके दरबार में अनेक यक्ष रहते थे।
ये यक्ष कुबेर की सेवा किया करते थे। इन्हीं यक्षों में एक यक्ष की नई नई शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। वह अपनी नवविवाहिता पत्नी की यादों में खोया रहता था तथा राजदरबार के कार्य में प्रमाद दिखाता था। कुबेर को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसे अपनी नवविवाहिता पत्नी से अलग रामगिरी पर्वत पर रहने का श्राप दिया। श्रापित यक्ष रामगिरी पर्वत पर रहने लगा। समय बीतने के साथ ही वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और आकाश में उमड़ते घूमते काले बादलों को देखकर यक्ष अपनी पत्नी के विरह से विकल हो उठता है। वह जड़ चेतन का भेद भूलकर इन्हीं काले बादलों अर्थात मेघ को दूत बनाकर अपनी पत्नी के पास भेजता है। वह मेघ को रास्ते में पड़ने वाले विशिष्ट स्थान तथा मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समझाता है। कुबेर से यक्ष की विरह व्यथा नहीं देखी जाती है। वह यक्ष को श्राप मुक्त कर देते हैं और यक्ष खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अलकापुरी में रहने लगा। इसी कथा का इस मेघदूत में काव्य में सुंदर वर्णन है। तो ये एक कहानी है जो कालिदास जी ने लिखी हुई है मेघदूत में। फिर इसका जो तीसरा प्रश्न है वो है, पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे हैं। एक गीत है, जा रे जा कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए और प्रशिक्षित पक्षी के गले में पत्र बांधकर निर्धारित स्थान तक पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। मान लीजिए आपको एक पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना हो, तो आप वह पत्र किसे भेजेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे। तो 3 गीत है ना, गीत तो बहुत सारे हैं ऐसे। तो इसमें 3 गीत दिए हैं, जा रे कारे बदरा बलमू के पास, वो है ऐसे बुद्धू ना समझे ये प्यार। और एक वो गीत है ना, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। और तीसरा है, उड़ जा काले कावां, तेरे मुँह विच खंडगावां। तो पहले पक्षियों को ऐसे डाक दे के भेजते थे। और फिर है, यदि मुझे किसी पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना पड़े तो मैं यह पत्र ईश्वर को भेजना चाहूँगा। इस पत्र में मैं लिखूँगा कि हे ईश्वर, लोगों को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे जिससे सर्वत्र प्रेम, सद्भाव, त्याग जैसे मानवीय गुणों का विकास हो तथा घृणा, छुआछूत, ऊंच नीच आदि की भावना समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार इसके ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। शेष प्रश्न जो बच गए हम वो अगले क्लास में करेंगे। आज का यही आपका होमवर्क है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।